से पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को जानेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स क्या हैं। फिर हम बात करेंगे टोटल इस अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज या क्या बायोडाइवर्सिटी है। फिर इंडिया के अंदर बात की जाएगी। उसके बाद में अगला टॉपिक होगा हमारा कि बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स क्या हैं। उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे। फिर उसके बाद में आएगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उनके कॉजेस एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में किए जाने हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन से। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जितनी भी वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें सारे प्लांट, सारे एनिमल इंक्लूडिंग फंजाई, इसमें हम लोग बैक्टीरिया को एक्सक्लूड नहीं मतलब इंक्लूड नहीं करते, इन्हें एक्सक्लूडेड रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर कभी भी बैक्टीरिया को नहीं काउंट किया जाएगा। हमेशा बायोडाइवर्सिटी में काउंट करेंगे हम लोग प्लांट, एनिमल और फंजाई की स्पीशीज को। ठीक है जी। बैक्टीरियाज आर नॉट कंसिडर्ड इन अवर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म था, इस टर्म को एक पर्सन थे जिनका नाम एडवर्ड विल्सन था। एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को कॉइन किया था। और अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स को जाने तो बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरे नंबर पे होगा जिसे हम लोग कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। और तीसरा यहां पे होगा जिसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी एक स्पीशीज के जेनेटिक लेवल पे कितने वेरिएशन हो सकते हैं, उसके जेनेटिक लेवल पे कितने वेरिएशन हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इन्होंने सबसे पहला एग्जांपल मैं मैंगो का ले रहा हूं। तो इंडिया के अंदर मैंगो एक स्पीशीज है, मैंगो इकलौती एक स्पीशीज है, लेकिन इसी स्पीशीज के लगभग 1000 टाइप या 1000 वेराइटीज आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो मैंगो है वो जेनेटिकली काफी ज्यादा डाइवर्स है, मतलब स्पीशीज एक है और उसकी जेनेटिक फॉर्म बहुत सारी है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है राइस का। तो राइस के बारे में बताया गया है कि राइस की लगभग 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स या वेराइटीज इंडिया के अंदर मिलती है। तो ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स मैंगो के मुकाबले कौन हो गया, राइस हो गया। क्योंकि देखो मैंगो एक स्पीशीज थी, उसके 1000 टाइप की सब स्पीशीज या सब टाइप्स या वेराइटी मिल रही है, लेकिन राइस के अंदर 50,000 डिफरेंट टाइप के राइसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो राइस इज मोर जेनेटिकली डाइवर्स देन मैंगो। उसके अलावा इन्होंने एक प्लांट बताया है जो हिमालय के अंदर मिलता है, और उस प्लांट का नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। उस प्लांट का नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। और ये जो प्लांट है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, ये केमिकल सिंथेसाइज करता है जिसे हम लोग रेसर पाइन कहते हैं, रेसर पाइन कहते हैं। और इस रेसर पाइन को बनाने के लिए ये वेरिएशन शो करता है, ये जेनेटिक वेरिएशन शो करता है। किस चीज में, मतलब आप अगर इस प्लांट को अलग अलग रेंजेस में बोएंगे तो हर जगह पे ये अलग पोटेंसी का और कंसंट्रेशन का इस रेसर पाइन को बनाएगा। मतलब सपोज करो आप हिली एरिया में इस प्लांट को ग्रो कर रहे हो, तो वहां पे अलग कंसंट्रेशन में अलग पोटेंसी से रेसर पाइन को सिंथेसाइज करेगा, और उसी प्लांट को आप दूसरी जगह पे बोना शुरू कर दो, वहां पे ये अलग पोटेंसी और कंसंट्रेशन से इस केमिकल को सिंथेसाइज करेगा। तो ये जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया है, ये जेनेटिक वेरिएशन शो करता है किस चीज में, फॉर synthesizing reserpine in concentration and potency और
कंसंट्रेशन में इस केमिकल को सिंथेसाइज करने में ये काफी ज्यादा वेरिएशन शो करता है। अब बात करी जाती है दूसरे नंबर पे स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो देखो हमने यहाँ पे क्या बात करी थी, एक स्पीशीज की कितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन है। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन किस लिए ज्यादा जरूरी है? तो आप लोगों ने अभी जब इवोल्यूशन पढ़ा था तो इवोल्यूशन में एक बात पढ़ाई गई थी आपको कि जितना ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा उतना ज्यादा बेहतर क्या होता है, उस स्पीशीज का अडेप्टेशन होता है। तो उतना ज्यादा बेहतर वो स्पीशीज अडेप्ट कर पाएगी किसी एनवायरमेंट के हिसाब से। तो जेनेटिक वेरिएशन का किसी भी स्पीशीज के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वहां पे वो बेहतर अडेप्ट कर सके और सरवाइव कर सके। और दूसरी बात यहाँ पे एक और है कि जेनेटिक वेरिएशन ही बेसिस होता है स्पीशिएशन का। हम लोगों ने जाना था जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो एक ही स्पीशीज थी और वो स्पीशीज जब अलग अलग एनवायरमेंट में चली गई थी या अलग अलग हैबिटेट में वो आ गई थी, तो वहां पे आने के बाद एक ही कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे बन गई थी। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन फॉर्म हुआ। तो जेनेटिक वेरिएशन इज ऑल्सो बेसिस ऑफ स्पीशिएशन। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब दूसरे नंबर पे जो बात हो रही है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी की। जी है जी बेटा। नहीं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पे इसका क्या मतलब? हम लोग जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं। जेनेटिक वेरिएशन ना होने पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होना है तो ज्यादा बेहतर है, मतलब जेनेटिकली जितनी स्पीशीज ज्यादा डाइवर्स होगी उतना बेहतर होगा उसके लिए। और जेनेटिक वेरिएशन कम होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है। क्लियर है मेरी बात आपको? मतलब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब है वेरिएशन कम है, हेट्रोजाइगस का मतलब वेरिएशन ज्यादा है। तो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा उस प्लांट के लिए, ज्यादा अच्छी एडेप्टेशन होगी, ज्यादा अच्छा वेरिएशन उसके अंदर होगा और ज्यादा बेहतर वो इवॉल्व करवाएगी आगे। ठीक है जी। अब अगली बात सुनिएगा, अगला है यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर बात की जा रही है कि दो एरियाज है, सपोज करो एक एरिया एक्स है एक एरिया वाई है। अब दोनों के अंदर आप कंपेयर कर लीजिए, सपोज करो यहाँ पे किसी एक मैं फिशेज ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो फिशेज की यहाँ पे जो नंबर है वो ज्यादा है। मतलब नंबर का मतलब ये नहीं है कि एक ही स्पीशीज की फिश वहां पे बहुत ज्यादा मिले, फिश की बहुत सारी टाइप्स, मतलब एक टाइप की फिश नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भाई एक ही टाइप की फिश और बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट है। अलग अलग टाइप की फिश उस एरिया में ज्यादा रिच है। तो सपोज करो अगर फिश की मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इस जगह पे 3000 स्पीशीज मिल रही हैं और जो वाई जगह है वहां पे फिश की आपको जो नंबर मिल रहा है वो कम मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 स्पीशीज फिश की मिल रही है, तो ये जो एक्स जगह है ये क्या होगी? ज्यादा स्पीशीज डाइवर्स होगी वाई के मुकाबले। तो इनका एग्जाम्पल इन्होंने समझाना चाहा है किस चीज से? इन्होंने बोला है कि अगर इन्होंने दो एग्जाम्पल लिए, एक बोला है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बेटा क्या है, एक तरीके से आप मान के चलिए बायोस्फीयर रिजर्व कह लीजिए या एक रीजन मान लीजिए, जो हमारा जो तमिलनाडु वाला और मालाबार हिल्स वाला जो रीजन है उस सारे रीजन को हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा ये हिमालयन रेंजेस और उसके आसपास वाला उत्तरांचल वाला रीजन है उस सबको हम लोग ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ईस्टर्न घाट के मुकाबले वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी। तो सही बात है, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न घाट के बारे में बात करें तो उनका हैबिटेट ऐसा है कि वहां पे सी शोर बहुत ज्यादा है, तो और वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल है एम्फीबियन को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर आप ईस्टर्न घाट के ऊपर आओगे तो वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब ठंड रहती है उस जगह पे, तो ऐसे में जो एम्फीबियंस है वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो और कोई भी स्पीशीज वो कहाँ पे सर्वाइव करेगी? जहां उसको बेहतर एनवायरमेंट मिल पाएगा। तो वेस्टर्न घाट के अंदर ईस्टर्न घाट के मुकाबले आपको ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज मिल जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि वेस्टर्न घाट इज मोर स्पीशीज रिच या मोर एम्फीबियन डाइवर्स देन ईस्टर्न घाट। और स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम लोग दो टर्म पढ़ते हैं बेटा। स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर हमें दो चीजों का आइडिया मिलता है। एक बात होती है जिसे हम लोग कहते हैं आपका दैट इज नोन एज स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, और दूसरी बात है यहाँ पे स्पीशीज इवननेस, स्पीशीज इवननेस। इन दोनों का मतलब क्या है इस बात को समझिए। देखिए स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है
कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो पर यूनिट एरिया मिल रही हैं, पर यूनिट एरिया मिल रही हैं, उसे हम लोग कहेंगे स्पीशीज रिचनेस। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज मिलती हैं वो स्पीशीज रिचनेस है। लेकिन उन स्पीशीज की रिलेटिव अबंडेंस क्या है? रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है कि उदाहरण के तौर पे सपोज करो यहाँ पे 1000 आपकी काउज हैं, 10 डॉग्स हैं, 5 कैट हैं, 50 ह्यूमंस हैं, और आप कोई भी और सपोज करो 55 बफेलो कर लीजिए। ये अलग अलग स्पीशीज हैं जो यहाँ पे सरवाइव कर रही हैं। तो यहाँ पे ना स्पीशीज रिचनेस है क्योंकि अलग अलग स्पीशीज रह रही हैं। लेकिन अगर आप इनके नंबर्स में देखेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज है, तो ये स्पीशीज रिचनेस वाला एरिया कहलाएगा। लेकिन इस स्पीशीज इवननेस यहाँ पे नहीं है। इवननेस का मतलब है कि जितनी काउस थी उसके लगभग बराबर बफेलोज होनी चाहिए थी, उसके बराबर लगभग ह्यूमंस होने चाहिए थे। मतलब जब आप किसी इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज को देखो तो स्पीशीज का जो इवन नंबर है वो बराबर मिलना चाहिए, या उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो वहां पे सही होनी चाहिए। तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? स्पीशीज इवननेस कहलाती है। तो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया कितनी रह रही है, और स्पीशीज इवननेस का मतलब है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब किसी भी स्पीशीज का अबंडेंस वहां पे कितना है, वो हमारा स्पीशीज इवननेस कहलाएगा। मेरी बात क्लियर है सभी को? अब तीसरा है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो देखो हम लोगों ने सबसे पहला लेवल क्या पढ़ा था कि एक स्पीशीज के कितने जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा पढ़ा हमने कि स्पीशीज कितने नंबर में थी। अब बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी क्या हो सकती है। मतलब इकोसिस्टम का लेवल का मतलब है कि किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन में कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिल सकते हैं, और जिस रीजन में हमें एक ही इकोसिस्टम में, मतलब एक ज्योग्राफिकल जोन में डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिलते हो, वो जगह इकोलॉजिकली डाइवर्स होगी। जैसे उदाहरण इंडिया का है। इंडिया में आपको रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, डेजर्ट भी मिल जाएंगे, मैंग्रोव्स भी मिल जाएंगे, कोरल रीफ भी मिल जाएंगी, एस्चुरीज भी मिल जाएंगी, वेटलैंड भी मिल जाएंगी, और अल्पाइन मेडोज भी मिल जाएंगे। आपको एक ही रीजन पे इतने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंडिया इकोलॉजिकली ज्यादा डाइवर्स है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है किसका? इंडिया का। और इंडिया में इन्होंने बताया है कि इंडिया में ही आपको डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको डेजर्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वेटलैंड मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे ग्रासलैंड मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एस्चुरीज भी मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे मैंग्रोव्स भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे कोरल रीफ भी मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे अल्पाइन मीडो जो ठंडे इलाके होते हैं वो मिल जाएंगे। ये सारे डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम आपको एक ही बड़े ज्योग्राफिकल रीजन में मिल रहे हैं, तो वो हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि अगर हम लोग कम्युनिटी लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को देखें तो बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल और हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल में और बांटा जा सकता है। एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। तीसरा होगा यहाँ पे गामा डाइवर्सिटी। अब तीनों में अंतर क्या है तो बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी के अंदर सुनिएगा, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, किसी एक छोटी कम्युनिटी के अंदर, एक छोटी कम्युनिटी के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर आप स्पीशीज को काउंट कर रहे हो। मतलब आपने क्या किया है, जैसे सपोज करो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये पूरा इंडिया है। अब आपने क्या किया, इंडिया के पर्टिकुलर किसी स्टेट को ले लिया, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट ले लिया, और ये आपने मध्य प्रदेश ले लिया। आप यहाँ पे देखना चाह रहे हो कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज इस जगह पे मिल रही हैं। तो अगर आप एक कम्युनिटी या एक इकोसिस्टम के लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हो तो वो हमारी अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। और जब आप क्या करो, आप जब दो कम्युनिटीज के बीच में या दो इकोसिस्टम के बीच में, सपोज करो आपने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कंपेयर करना चाहा, इन दोनों के बीच में आपने कंपैरिजन किया कि यहाँ पे
दोनों में से कौन से के पास में ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, तो उस जब कंपैरिजन ले आओगे आप, तो उस कंपैरिजन को हम लोग बीटा डायवर्सिटी कहेंगे। और अगर आप पूरे ज्योग्राफिकल रीजन में, ज्योग्राफिकल रीजन मतलब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर आपने यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस को मेजर करना चाहा, तो उसे हम लोग गामा डायवर्सिटी कह देंगे। तो व्हेन यू मेजर स्पीशीज रिचनेस और डायवर्सिटी एट होल रीजन, इन होल रीजन, और अब पर्टिकुलर पार्ट, या आप कह सकते हो कि लार्ज पार्ट जिसकी कम्युनिटीज के बीच में आप पहले कंपैरिजन कर रहे थे, तो उस चीज को हम लोग क्या कह देंगे, गामा डायवर्सिटी नाम दे देंगे। क्लियर है? तो अल्फा बीटा गामा, छोटे पार्ट में तो अल्फा, दो के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो बीटा, और पूरे के पूरे रीजन में देख रहे हो तो गामा। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब बात अगली यहां पे ये आती है कि किसी जगह पे स्पीशीज रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है? अगर बायोडाइवर्सिटी रिच वो एरिया नहीं है तो वहां पे नुकसान क्या है? ठीक है, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर नेचर? तो सबसे पहले इन्होंने बात बताई है कि वो इकोसिस्टम जहां पे स्पीशीज रिचनेस होती हो, जहां पे स्पीशीज रिचनेस होती हो, मतलब स्पीशीज ज्यादा नंबर में मिलती हो, वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, या आप एक तरीके से कह सकते हो वहां पे ज्यादा बायोमास सिंथेसिस होता है। और ऐसे ही इकोसिस्टम बेटा किसी भी तरीके के एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस से रेजिस्टेंट होते हैं। और तो और यहाँ पे अगर कोई फॉरेन स्पीशीज आए, जिसे हम लोग एलियन स्पीशीज कह रहे हैं, तो वहां पे वो रेजिस्टेंट होगी एलियन स्पीशीज इन्वेजन से भी। मैंने क्या बताया कि वो इकोसिस्टम जहां पे स्पीशीज रिचनेस ज्यादा थी, वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होंगे, वहां पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा बायोमास का सिंथेसिस होगा। और ऐसे ही इकोसिस्टम जहां पे स्पीशीज रिचनेस है, वो एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस से रेजिस्टेंट होंगे, मतलब जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ऐसी चीजें ऐसे इकोसिस्टम को ज्यादा हार्म नहीं कर पाएंगी। और तो और वहां पे अगर कोई फॉरेन स्पीशीज या एलियन स्पीशीज या एक्सोटिक स्पीशीज उस इकोसिस्टम में एंटर करती है, तो वो वहां पे ज्यादा है वो क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको कंपीट करने के लिए अलग स्पीशीज पिछले इकोसिस्टम में मौजूद होंगी। क्लियर है मेरी बात? और ये स्पीशीज रिचनेस किसी भी इकोसिस्टम के अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, या एक तरीके से कह लीजिए इकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? तो देखिए, हमारे यहाँ पे अभी हम लोगों ने इकोसिस्टम कंप्लीट किया था, तो उसमें हम लोगों ने एक फूड चेन पढ़ी थी, और हमने फूड चेन के साथ साथ फूड वेब भी पढ़ा था। तो सपोज करो फूड चेन या फूड वेब के अंदर प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स थे। अब इनके अंदर भी अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में अलग अलग एनिमल्स थे, प्रोड्यूसर्स भी कई टाइप के थे, प्राइमरी कंज्यूमर भी कई टाइप के थे, उनके ऊपर फीड करने वाले ये भी कई टाइप के थे, और ये भी कई टाइप के थे। अब सपोज करो अगर प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे एक स्पीशीज, मतलब बहुत सारी है, इनमें से एक स्पीशीज अगर यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसका कोई मेंबर लास्ट में नहीं बचता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो सेकेंडरी कंज्यूमर इस स्पीशीज को खाते थे वो हार्म होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, जिस प्राइमरी ये जो प्राइमरी कंज्यूमर जिन प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे थे वो ओवर पॉपुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फूड चेन है पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? ये सब क्या चल रहा है? तो यहाँ पे इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए या इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए भी स्पीशीज रिचनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है मेरी बात आपको? अब अगला पार्ट है यहाँ पे कि अगर हम लोग ग्लोबल स्पीशीज डायवर्सिटी के इंडेक्स की बात करें, मतलब पूरी इस अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज टोटल अब तक मौजूद है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं ग्लोबल स्पीशीज डायवर्सिटी की या ग्लोबल स्पीशीज इंडेक्स की। तो ग्लोबल स्पीशीज इंडेक्स के अंदर इन्होंने बताया है कि एक संस्था है जिसका नाम है बेटा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN ने 2004 में एक डेटा दिया था और इस हिसाब से हमारी इस अर्थ के ऊपर टोटल 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल स्पीशीज है। मतलब टोटल हमारे पास में 1.5 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है इस अर्थ के ऊपर। और अगली बात यहां पे बताई इन्होंने कि इस 1.5 मिलियन स्पीशीज में 1.5 मिलियन स्पीशीज के अंदर 70% जो हैं वो एनिमल्स हैं और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, हालांकि उन्होंने 22% दे रखा, लेकिन 8% कहां गया वो बताया नहीं इन्होंने। ठीक है, हाँ इन्होंने 70% और 22% बता रखा है, तो अगर 70 और 22 है तो 8% और भी बच रहे हैं, वो इसके बारे में नहीं बताया इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि 70% जो 1.5 मिलियन है उसका 70% एनिमल्स हैं और 22% जो बचे हुए हैं इस 1.5 मिलियन के वो हमारे प्लांट्स और फंजाई हैं। मतलब उसमें प्लांट्स और फंजाई की स्पीशीज आ जाएंगी 22% के अंदर। और एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉबर्ट मे, जिनका नाम था रॉबर्ट मे। तो इनका अलग ही हिसाब चल रहा है। रॉबर्ट मे का कहना था कि इस अर्थ के ऊपर जितनी स्पीशीज अब तक डिस्कवर्ड हुई हैं वो केवल 22% है, 22% है। मतलब अभी भी 78% और स्पीशीज हैं जो डिस्कवर होंगी। मतलब हम अभी तक ज्यादा स्पीशीज को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके हिसाब से उन्होंने जो अपना एस्टिमेट दिया था रॉबर्ट मे का वो 7 मिलियन था। मतलब उन्होंने कहा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इस अर्थ के ऊपर 1.5 मिलियन नहीं है, कितनी है, 7 मिलियन है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी तक हम लोग कितनी स्पीशीज को डिस्कवर कर पाए, केवल 22%। मतलब 78% स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, ये रॉबर्ट मे का कहना था। तो रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के हिसाब से बात की जाए तो रॉबर्ट मे का एस्टिमेट कहता है कि इस अर्थ के ऊपर 7 मिलियन स्पीशीज हैं एंड वी आर able to discover only 22% of species and 78% species are yet to be discovered। हमें अभी 78% स्पीशीज को अभी डिस्कवर कर पाना बाकी है, ये रॉबर्ट मे का कहना है। अब अगली बात यहां पे आती है कि इस 1.5 मिलियन स्पीशीज में मैंने आपको बताया 70% एनिमल है। अब इन 70% एनिमल्स में भी बेटा 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 देखो, इधर देखो, बातें नहीं करो। इन 70% एनिमल्स के अंदर भी 70% हमारे इंसेक्ट्स हैं। इन 70% एनिमल्स में, मतलब टोटल ये हो गया 1.5 मिलियन, उसका 70% आप निकाल लीजिए अप्रोक्सीमेटली, जो भी निकल गया उसका 70% इंसेक्ट है। मतलब इंसेक्ट ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है इस अर्थ के ऊपर। इसीलिए हम लोग ने बायोलॉजी उसमें पढ़ा था ना, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इतना बड़ा है कि उनके अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है ये। और दूसरा जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग है 30%, वो आपके अदर एनिमल्स हैं, वो आपके अदर एनिमल्स हैं। मतलब आप कहने का ये मतलब है कि अगर आप टोटल 10 एनिमल्स को उठाओगे तो हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट्स होंगे, हर 10 में से 7 एनिमल्स इंसेक्ट्स होंगे। क्लियर है मेरी बात? और दूसरी तरफ इन्होंने बताया है कि फंजाई के अंदर भी स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप फंजाई की स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो फंजाई के अंदर स्पीशीज रिचनेस इतनी है कि अगर आप पूरी फिशेज, पूरे एम्फीबियंस, पूरे रेप्टाइल्स, पूरे मैमल्स, इन सब की जितनी टोटल स्पीशीज है उसका टोटल कर ले तो भी फंजाई की स्पीशीज इन सबसे ज्यादा होगी। मतलब फिशेस की जितनी भी टाइप मिलते हैं इस अर्थ के ऊपर, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के और मैमल्स के जितनी क्लासेस मिल सकती हैं, जितने टाइप्स मिल सकते हैं, जितनी स्पीशीज मिल सकती हैं, उन सबको आप क्या करिए, कंबाइन टोटल कर लीजिए। उसके बावजूद भी फंजाई के अंदर इतनी वेरिएशन है स्पीशीज में कि इनसे ज्यादा होगा। क्या हम लोग प्रोकैरियोट्स को क्यों कंसीडर नहीं करते? व्हाई वी डू नॉट कंसीडर प्रोकैरियोट्स इन बायोडाइवर्सिटी? अगली बात है यहाँ पे, अबे सारे गायब हो गए, इधर का तो गायब ही हो गए। Why we do not considered prokaryotes? हम प्रोकैरियोट्स को बायोडाइवर्सिटी के अंदर कंसिडर क्यों नहीं करते? इसके रीजन क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला रीजन सुनिएगा। देखिए सबसे पहला रीजन है कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं,
आप लोगों को क्लास 11th के अंदर टेक्सोनॉमी बताई गई थी। टेक्सोनॉमी वो प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी भी स्पीशीज जो अननोन हो, बिल्कुल नई हो, जिसको नया डिस्कवर किया गया हो, उस स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। मैंने क्या कहा कि टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन क्लासिफाई करने का एक तरीका है। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसके कैरेक्टर्स को देखा जाएगा। कैरेक्टर्स को देखा जाएगा किस ग्रुप के एनिमल से उसके कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते जुलते हैं, फिर उसके बाद में हम उसे नॉमेनक्लेट करेंगे, और नॉमेनक्लेट करने के बाद उसको सुटेबल क्लास के अंदर क्लासिफाई कर देंगे। तो जो हमारी मैं कहूं कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक टेक्निक्स हैं, वो बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई नहीं होती, पहली चीज। क्योंकि आप किसी एनिमल के लिए ये सारी चीजें कर सकते हो, किसी बैक्टीरिया के लिए आप क्या करोगे, मतलब आप उसे किसी कौन से एनिमल ग्रुप के अंदर रखना चाहोगे। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी हमारी टेक्निक्स है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती हैं। तो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन बैक्टीरियाज। दूसरा रीजन ध्यान से सुनिएगा इसका कि प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल वेराइटीज हैं जिनको काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कल्चर कर पाना, मतलब उनकी कल्चरिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, और हो सकता है एक बार आपने कल्चर करके उस बैक्टीरिया को देख लिया और अगली बार कल्चर होके वो बैक्टीरिया ग्रोथ वहां पे शो ना करे, तो आपने पहली बार स्टडी कर लिया, दूसरी बार आप स्टडी करना चाहोगे, वहां पे उसकी कल्चरिंग नहीं होगी। ठीक है, क्यों देख लगातार टाइम तो टेम्परेचर, अरे खराब है घड़ी, इसमें से कितने हजार की है, 48,000 की टेम्परेचर देख रहा है। इधर देखिए, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड मैंने बताया आपको एप्लीकेबल नहीं। दूसरा, बहुत सारे बैक्टीरियाज को कल्चर कर पाना डिफिकल्ट है। और तीसरा, आपने अगर किसी बायोकेमिकल मेथड या किसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक की मदद से आपने अगर इनको क्लासिफाई कर भी दिया बैक्टीरियाज को, तो उनके अंदर इतने चेंजेस हैं कि बैक्टीरिया का नंबर मिलियंस में पहुंच जाएगा। तो आप ये सोचिए कि हमारी टोटल बायोडाइवर्सिटी 1.5 मिलियन है, और 1 मिलियन और बैक्टीरिया जोड़ दो तो हमारी स्टडी और कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। इस वजह से इनकी इतनी ज्यादा उनके अंदर वेरिएशन होने की वजह से वी कैन नॉट कंसिडर देम इन अवर बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है मेरी बात आपको? अब अगली बात आती है कि इंडिया का क्या स्टेटस है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड के अंदर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने क्या है, क्या क्या नहीं है। इंडिया की अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करी जाए तो इंडिया के पास में टोटल 2.4% लैंड एरिया है, मतलब पूरी इस धरती का 2.4% धरती हमारे पास है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी में हम इतने रिच हैं कि 8.1% बायोडाइवर्सिटी टोटल अर्थ की हमारे पास है, मतलब हमारी कंट्री के पास है। और इंडिया को हम अपनी मतलब अगर वर्ल्ड की 12 मेजर बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में काउंट करें तो इंडिया वन ऑफ देम, मतलब हमारे पूरे मतलब इस अर्थ के ऊपर जितनी कंट्रीज हैं उसमें जितनी जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज होंगी उनमें से इंडिया एक गिनी जाती है। और दूसरा, इंडिया में अगर प्लांट की स्पीशीज की बात करी जाए तो हमारे पास में लगभग 45,000 प्लांट्स हैं और लगभग 90,000 एनिमल की स्पीशीज जो इंडिया में मिलती हैं। लेकिन फिर से रॉबर्ट में आते हैं, वो अपना एस्टिमेट फिर लगाएंगे इसके ऊपर। रॉबर्ट में का एस्टिमेशन कहता है कि नहीं, गलत है ये, इंडिया में 1 लाख स्पीशीज प्लांट की है और 3 लाख स्पीशीज एनिमल्स की है। ये रॉबर्ट में का कहना था इसके बारे में। अच्छा, एक बात और है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एनिमल्स प्लांट से ज्यादा हैं, 70% है, और प्लांट्स का और फंजाई का कंबाइंड टोटल बहुत कम है। ऐसा क्यों है कि एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पे ज्यादा रिच है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स? इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन इसका ये है कि देखो, एनिमल्स लगातार मूव करते रहते हैं, उनके पास में कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है जो प्लांट्स के पास नहीं होता, और नए नए एनवायरमेंट्स में जाके वो वहां पे अडेप्ट कर जाते हैं। और सपोज करो एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से बहुत सारे एनिमल्स थे, कोई नई हैबिटेट में इनमें से कुछ मेंबर चले गए और वहां जाके अडेप्ट कर गए। अब इनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन आ गया तो इन्होंने स्पीशीएशन करके नई स्पीशीज को बना दिया। लेकिन प्लांट्स वो मूव नहीं कर पाते, वो एक ही जगह पे हैं, इसकी वजह से उनके अंदर स्पीशीएशन नहीं होगा। दूसरे, एनिमल्स के अंदर भी जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स के अंदर भी जो इंसेक्ट्स हैं वो सबसे डाइवर्स क्यों है? तो इसका रीजन कभी आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया गया था, तभी बताया गया था। क्या बताया गया था उनके पास?
नहीं, जॉइंट अपेंडेजेस तो हैं जिसकी वजह से काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो उन्हें ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन क्या करता है, उन्हें रिजिड बनाता है, रेजिस्टेंट बनाता है कि वो कितनी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। क्लियर है मेरी बात? तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से एनिमल्स ज्यादा अडेप्टेड हैं या ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है प्लांट्स के कंपैरिजन में। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो ध्यान से सुनिएगा, इंडिया को मैंने अभी पहले बताया आपको कि इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है, वर्ल्ड की जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया एक है। दूसरा, इंडिया के पास में 2.4% लैंड एरिया है और हमारे पास में 8.1% बायोडाइवर्सिटी है या स्पीशीज रिचनेस है। उसके अलावा इंडिया में अगर बात की जाए तो 45,000 प्लांट स्पीशीज हैं और अप्रोक्सीमेटली उसका डबल 90,000 एनिमल स्पीशीज हैं। लेकिन रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे प्लांट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है और जो एनिमल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख है। ठीक है, ये इन्होंने इसमें बताया है। अब ये जितना भी मैंने बताया इसे एक बार मैं स्लाइड से फिर डायग्राम बताऊंगा। है डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल या बायोम्स हो सकती है, यहाँ पे अलग दे रखी है, बुक के अंदर अलग डेफिनेशन दी हुई है। एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था। यहाँ पे इन्होंने 3 लेवल पे बायोडाइवर्सिटी बता रखी है, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल लेवल। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर बताया कि किसी एक सिंगल स्पीशीज के जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी होगी उसे हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। पहला इन्होंने प्लांट बताया है रावोल्फिया वोमिटोरिया, जो जेनेटिक वेरिएशन शो करता है पोटेंसी में और कंसंट्रेशन में फॉर सिंथेसाइजिंग द केमिकल रेसरपाइन। फिर उसके बाद में इन्होंने दूसरे नंबर पे बताया है जेनेटिक डाइवर्सिटी में इंडिया के अंदर 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन राइस की हैं और 1000 वेराइटीज आपको इंडिया के अंदर मैंगो की देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा इन्होंने स्पीशीज डाइवर्सिटी बताया, तो स्पीशीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वेस्टर्न घाट के पास में ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज हैं या ज्यादा रिच है एम्फीबियन स्पीशीज में देन ईस्टर्न घाट। और तीसरा बताया इन्होंने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इकोसिस्टम लेवल के ऊपर जो डाइवर्सिटी है उसे को हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे। और इंडिया के अंदर इन्होंने बताया कि वेरियस टाइप के इकोसिस्टम है, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और वो सारी चीजें जो मैंने वहां पे लिख दी थी। अब अगले नंबर पे आती है IUCN के डेटा के ऊपर। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 इन्होंने बताया था कि 1.5 मिलियन स्पीशीज अभी तक डिस्क्राइब हो पाई हैं। और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट इन्होंने बताया कि 7 मिलियन स्पीशीज अर्थ के ऊपर हो सकती हैं। और उन्होंने कंसीडर किया कि जो स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं ट्रॉपिक्स में वो अभी तक केवल 22% है ऑफ टोटल स्पीशीज दैट हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। मतलब जो अभी तक हमने रिकॉर्ड कर पाए हैं वो केवल 22% है, बाकी अभी डिस्कवर की जाएंगी। अब इन्होंने बताया कि एनिमल सबसे ज्यादा डाइवर्स हैं, लगभग 70% से ज्यादा, और प्लांट्स और फंजाई टोटल 22% है। और अमंग एनिमल्स इंसेक्ट सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच है, 70% आउट ऑफ एनिमल्स, और इसमें से हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट हो गए। और अगर नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज की बात करी जाए तो वो कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल से ज्यादा है। ये वाला पाई चार्ट आप याद रखिएगा, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों को यहाँ से गायब कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि एक्स क्या है, वाई क्या है या ABCD क्या है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, ये इनवर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फिशेस हैं, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। और इंसेक्ट के अलावा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा होता है, मोलस्का। और क्रस्टेशियन इसी इंसेक्ट का एक सब ग्रुप था, वो इसके बाद है, और बाकी एनिमल्स उसके अंदर आ जाएंगे। और फिशेस के अलावा आप देखिए, फिशेस के बाद रिच है आपकी बर्ड्स, उसके बाद में रेप्टाइल्स, उसके बाद में एम्फीबियन और फिर मैमल्स हैं। और अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के साथ ही इन्होंने फंजाई को इसमें दे दिया। हालांकि गलत किया है, प्लांट्स और फंजाई को एक साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने प्लांट्स में ही फंजाई को कंपेयर कर दिया है। तो इन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो फंजाई का है, फंजाई के बाद में हमारे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के बाद में तीसरे नंबर पे एल्गी ज्यादा रिच है, और उसके बाद में हमारे मॉजेस और फर्न, और उसके बाद लाइगन्स। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। अब बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के अंदर बताया कि इंडिया के पास में टोटल 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है, जिसमें 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी है। और इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज व्हिच हैव अराउंड 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एज ट्वाइस एज, मतलब 90,000 स्पीशीज ऑफ मैमल्स। एंड अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट इंडिया के पास में लगभग 1 लाख प्लांट स्पीशीज हैं और 3 लाख एनिमल स्पीशीज हैं। और इन्होंने बताया है कि बायोलॉजिस्ट ने दे आर नॉट श्योर कि प्रोकैरियोटिक स्पीशीज कितनी ज्यादा है,
या उसको इसके अंदर एस्टिमेट क्यों नहीं किया जाता, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहला तरीका कि कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड जो है वो सूटेबल नहीं होते माइक्रोबियल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी स्पीशीज को कल्चर कर पाना मुश्किल है, और तीसरा मैंने आपको रीजन बताया था कि अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से इन्हें कल्चर भी कर लेते हैं या इनको हम लोग स्पीशीज में बांट भी देते हैं तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, मिलियंस में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। तो हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को लिखना है, यहां से नहीं लिखना है।